वेलकम स्टूडेंट्स। बीकॉम पार्ट थर्ड ABST फर्स्ट कॉरपोरेट अकाउंटिंग में यूनिट फोर्थ का टॉपिक इक्विजिशन ऑफ बिजनेस इंक्लूडिंग प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, व्यापार क्रय समामेलन से पूर्व एवं पश्चात के लाभों सहित यह टॉपिक कर रहे हैं। इसमें हमने आपको बताया कि जब किसी कंपनी के द्वारा किसी चलते हुए बिजनेस को परचेज कर लिया जाता है, या कहने का मतलब कोई सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप फर्म किसी कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है, तो उस कंपनी के द्वारा कंपनी परचेजर हो जाएगी। सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप फर्म वेंडर है, उसके द्वारा इस बिज़नेस को परचेज किया जाएगा। सबसे पहले PC परचेज कंसिडरेशन डिसाइड होगा, नेट असेट्स कैलकुलेट होंगी, उससे गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकलेगा। फिर कंपनी की बुक्स में एंट्रीज़ बिजनेस परचेज की और पेमेंट करने की, और बाकी रूटीन की एंट्रीज हैं, कोई हमने पब्लिक इशू किया है तो ये पॉइंट हम कर चुके हैं। इसके बाद मैंने एक गारंटी का पॉइंट करवाया था। कई बार वेंडर डेटर, क्रेडिटर और लाभांश की गारंटी दे देता है। इसके बाद एक हमने पॉइंट किया था, कई बार कंपनी वेंडर से डेटर क्रेडिटर नहीं लेती, लेकिन वेंडर के बिहाफ पर डेटर से पैसा कलेक्ट करना और क्रेडिटर्स को पेमेंट देने का काम करती है। ये पॉइंट आज हम कर चुके हैं। इससे पहले आज हम इस चैप्टर का जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, समामेलन से पूर्व और पश्चात के लाभों की गणना, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कैसे निकालते हैं, ये है क्या। देखो, जब कोई बिजनेस सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप फर्म किसी कंपनी में कन्वर्ट होती है, एज कंपनी इसका रजिस्ट्रेशन होने में कुछ टाइम लग जाता है, महीना, 2 महीने, 4 महीने। जैसे फॉर एग्जांपल बिजनेस परचेज किया 1 अप्रैल को, लेकिन लीगल फॉर्मेलिटीज़ होने में 6 महीने लग गए, और एज कंपनी इसका रजिस्ट्रेशन हुआ 1 अक्टूबर को। जब साल के अंत में प्रॉफिट 31 मार्च को कैलकुलेट किया जाएगा, इसके 2 पार्ट किए जाएंगे, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। जो 1 अक्टूबर है, इनकॉर्पोरेशन की डेट है, समामेलन की तिथि है, ये कंपनी की डेट ऑफ बर्थ है। इससे पहले के लाभ जो है वो पूंजीगत लाभ होंगे, और जो बाद के लाभ हैं वो आयगत लाभ होंगे। जो समामेलन से पूर्व के लाभ हैं, प्रायर प्रॉफिट हैं, इनका प्रयोग पूंजीगत खर्चों यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल लॉसेज या फिक्टिशियस असेट्स जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर है, अंडर राइटिंग कमीशन है, या इंटेंजिबल असेट्स, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क आदि को अपलिखित करने, राइट ऑफ करने के काम में ले सकते हैं। अथवा इन प्रॉफिट्स को, क्योंकि ये कैपिटल प्रॉफिट हैं, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। लेकिन यदि समामेलन के बाद के लाभ हैं तो ये आयगत लाभ हैं। इनका प्रयोग लाभांश के रूप में वितरित करने अथवा जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करें या डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करें। अब इनकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, तो मैंने आपको बताया इसको अलग करने का तरीका। आप पहले जो भी आपकी इनकॉर्पोरेशन की डेट है वो कंपनी की डेट ऑफ बर्थ, समामेलन की तिथि मानी जाएगी। उस डेट से पहले का लाभ पूंजीगत लाभ है, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन है। उसके बाद का लाभ आयगत लाभ है, प्रॉफिट पोस्ट इनकॉर्पोरेशन है। तो इसका प्रयोग जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप इस प्रकार से इनका यूज़ कर सकते हैं। तो क्वेश्चन के द्वारा हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें है, रामा लिमिटेड, क्वेश्चन 8वां जो हमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8, रामा लिमिटेड was incorporated as a private limited company on 1 October 2015 to take over the business of a going concern as on 1 April 15। एक चालू व्यवसाय को 1 अप्रैल 15 से लेने के लिए
1 अक्टूबर 15 को रामा प्राइवेट लिमिटेड का समामेलन हुआ। ये जो 1 अक्टूबर समामेलन की तिथि है, इसकी डेट ऑफ बर्थ है। बिजनेस लिया गया 1 अप्रैल से, जबकि इसका समामेलन हुआ 1 अक्टूबर को। व्यापार या व्यवसाय का क्रय मूल्य फर्म के 31 मार्च 15 के चिट्ठे के आधार पर निर्धारित हुआ, लेकिन समझौते में व्यवस्था थी कि विक्रेताओं को 1 अक्टूबर 15 से पूर्व कमाए गए लाभ का 80% क्षतिपूर्ति के रूप में मिलेगा। तो जो 1 अक्टूबर से प्रायर प्रॉफिट है, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, उसका 80% वेंडर को देना है, ऐसी कंडीशन है। कंपनी के खाते प्रतिवर्ष 31 मार्च को बनाए जाते थे और 31 मार्च 16 को समाप्त हुए वर्ष के लिए बनाया गया संक्षिप्त व्यापार व लाभ हानि खाता निम्न प्रकार से है। ट्रेडिंग P&L दे रखा है, इसमें आप देख रहे हो नेट प्रॉफिट 9500 है। हमें इस प्रॉफिट के 2 टुकड़े करने होंगे, क्योंकि 1 अप्रैल से ये 31 मार्च 16 तक का प्रॉफिट है। 1 अप्रैल 15 से 31 मार्च 16 का, क्योंकि अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर 6 मंथ तो प्रायर के हो गए और 6 मंथ पोस्ट के हैं। 2 प्रकार के रेशो इसमें चाहिए होते हैं, एक तो टाइम रेशो और एक सेल रेशो, क्योंकि कुछ खर्चे या इनकम टाइम रेशो में और कुछ सेल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होंगी। तो देखिए इसमें 9500 इसका प्रॉफिट है। ट्रेडिंग P&L आपको दिया हुआ है। आगे क्या कहता है? आगे उपलब्ध सूचना यह थी कि कंपनी की बिक्री 1 अक्टूबर 15 के बाद 1,16,000 की हुई। तो ये सेल 1 अक्टूबर 15 के बाद की 116 है। इसमें सेल टोटल देखो 260 है, तो पहले की निकल जाएगी, इससे सेल रेशो निकल जाएगा। 260 में से आपको कहता है कि 116 बाद की है, तो 1,44,000 जो सेल है तो पहले की हो गई, तो सेल रेशो निकल जाएगा प्रायर और पोस्ट 144 अनुपात 116 करके। फिर ये कहता है कि 1 अक्टूबर 15 से पूर्व 1100 रुपये के डूबत ऋण अपलिखित किए जा चुके थे। बैड डेब्ट्स हमें दे रखा है 2300, कुछ नहीं कहा गया, तो बैड डेब्ट्स को सेल रेशो में बांटते हैं, लेकिन इसमें फिगर ही दे रखी है कि पहले का 1100 रुपये है, तो बाकी बाद का बच जाएगा। समामेलन से पूर्व और बाद में अर्जित लाभों को दिखाते हुए एक विवरण पत्र बनाइए। एक स्टेटमेंट बनाना है जिसमें पहले और बाद के लाभ को अलग करना है, और 1 अक्टूबर से पहले विक्रेताओं को जो 80% देना है उसकी कैलकुलेशन करनी है। 31 मार्च को समाप्त हुए वर्ष में अपने हिस्से का लाभ कंपनी कैसे काम में लेगी, ये मैंने बताया था अभी, तो वो आपको बताना है। तो देखिए इसमें सॉल्यूशन आपके सामने है। ये मैंने ऊपर दे रखा है, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कैलकुलेशन इसकी कैसे करेंगे। तो P&L अकाउंट में विभिन्न मदों को निम्न आधारों पर बांटना है। तो एक तो टाइम रेशो में कुछ आइटम, जैसे मैंने दे रखा है, सैलरी है, रेंट है, डेप्रीशिएशन है, ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन या एस्टेब्लिशमेंट के खर्चे हैं, इंटरेस्ट है, ऑडिट फीस है, स्टेशनरी है, प्रिंटिंग है, जनरल एक्सपेंसेस हैं। इन सबको हमें टाइम रेशो में बांटना चाहिए। कुछ खर्चे जो सेल्स पर बेस्ड होते हैं, कमीशन है, डिस्काउंट है, एडवर्टाइजमेंट है, सेलिंग एक्सपेंसेस है, कैरिज आउटवर्ड है, बैड डेब्ट्स है, अदर एक्सपेंसेस और ग्रॉस प्रॉफिट, इनको हमें सेल रेशो में बांटना चाहिए। कुछ प्रायर की होती है आइटम, कुछ पोस्ट की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और सैलरी ऑफ पार्टनर्स, ये सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप फर्म ही होता है ऐसा। तो इसका मतलब पहले वो सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप फर्म थी, बाद में कंपनी बनी है, तो ये आइटम प्रायर की ही हैं। और डिवेंचर इंटरेस्ट, डिस्काउंट ऑन इश्यू शेयर, डिस्काउंट ऑन इश्यू डिवेंचर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस, डायरेक्टर फीस, रेम्युनरेशन या अलाउंसेज, अंडर राइटिंग कमीशन, ये कुछ आइटम ऐसी हैं जो कंपनीज में ही होती हैं। डिवेंचर हैं, शेयर हैं, तो इनसे रिलेटेड खर्चे, प्रारंभिक खर्चे हैं, डायरेक्टर संचालक, ये भी कंपनियों में होते हैं। अंडर राइटिंग कमीशन, ये भी कंपनियां जब शेयर इशू करती हैं अंडर राइटर को जो कमीशन देती हैं। तो इसलिए ये कुछ आइटम ऐसे हैं जो पोस्ट में पॉसिबल है। तो कुछ आइटम पोस्ट में, कुछ प्रायर के, कुछ टाइम रेशियो में, कुछ सेल रेशियो में बांटने हैं। तो इस 8वें क्वेश्चन को करने से पहले मैंने वर्किंग नोट में टाइम रेशियो निकाल रखा है प्रायर और पोस्ट का। 6 मंथ 6 महीने प्री के, 6 महीने पोस्ट के, 1:1 रेशो आ गया। सेल रेशियो भी निकाल रखा है। कुल
260 सेल है, जिसमें 116 बाद की है, तो पहले की 144, 36/29 हो गया। अब मैंने एक स्टेटमेंट बनाया है, स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। तो इसमें पर्टिकुलर, फिर बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट, टोटल अमाउंट, प्रायर में कितना आएगा और पोस्ट में, टोटल के 2 टुकड़े करने हैं अपने को। तो मैंने जितने भी आपके P&L अकाउंट के आइटम हैं वो मैंने, आप देखो, पहले यहाँ नोट किए हैं। P&L अकाउंट के आइटम, सैलरी है, ऑफिस एक्सपेंसेस, डायरेक्टर फीस, बेड डेप्स, डिवेंचर इंटरेस्ट, कमीशन एंड डिस्काउंट, कैरिज आउटवर्ड, डेप्रीशिएशन, ये सारे आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आप नोट कर लें, इनका टोटल अमाउंट लिख लें। ऐसा ही किया मैंने, सैलरी, ऑफिस, डायरेक्टर फीस, बेड डेप्स, डिवेंचर इंटरेस्ट, कमीशन डिस्काउंट, कैरिज आउटवर्ड और डेप्रीशिएशन, इनका टोटल अमाउंट लिख लिया। बेस ऊपर आपके सामने लिखा हुआ है। सैलरी को किस रेशो में बांटना चाहिए? टाइम रेशो में। ऑफिस के खर्चों को भी टाइम रेशो में। डायरेक्टर फीस ये कंपनी में होते हैं, डायरेक्टर पोस्ट में ही आएगा। बेड डेप्स एक्चुअल दिया हुआ था 1100 पहले का, तो 1200 बाद का हो गया। डिवेंचर इंटरेस्ट ये कंपनी में होते हैं, डिवेंचर पोस्ट में आएगा। कमीशन डिस्काउंट ये मैंने ऊपर दिया है, सेल रेशो में बांटना चाहिए। कैरिज आउटवर्ड ये भी सेल रेशो में बांटना चाहिए। डेप्रीशिएशन ऊपर बताया है मैंने, टाइम रेशो में बांटना चाहिए। तो आप देखिए, ये सारा ऊपर आपको दिया था, बताया हुआ था, वही उन्हीं आधारों पर रेशो मैंने पहले निकाल दिए। टोटल अमाउंट को मैंने 2 टुकड़ों में बांट दिया, प्रायर और पोस्ट में। अब आप इस टोटल एक्सपेंसेस का टोटल कर लें। अब ग्रॉस प्रॉफिट जो था वो आपके पास है, ग्रॉस प्रॉफिट 55,600, इसको भी बांट लें। ये टाइम रेशो में, सॉरी, सेल रेशो में बंटेगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट को सेल रेशो में बांटें। अब ग्रॉस में से टोटल एक्सपेंसेस कम करोगे, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो नेट प्रॉफिट टोटल तो वही 9500 आएगा। अलग अलग हो गया ये प्रायर का कितना और पोस्ट का कितना। तो सबसे पहला काम स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट बनाने के लिए ऊपर जो 4 पॉइंट हैं उन बेसिस को याद करना है। कुछ आइटम सेल्स बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट करनी है, कुछ हमें टाइम रेशियो के आधार पर, कुछ प्रायर की होती हैं और कुछ पोस्ट की। अब हमें क्या करना है, इसमें कंडीशन थी कि जो प्रायर प्रॉफिट उसका 80% वेंडर को देना है। तो प्रायर प्रॉफिट 8813 रुपये, इसका 80% वेंडर को दे दीजिए और बाकी 20% कंपनी के लिए है। तो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर कंपनी, प्रायर का 20% और पोस्ट वाला सारा। अब कंपनी कैसे काम में लेगी, ये मैंने आपको पिछले पेज में बताया था कि प्रायर प्रॉफिट्स को कंपनी अपनी पूंजीगत खर्चों, पूंजीगत हानियों को राइट ऑफ करने के लिए, या फिर जो आपकी अदृश्य संपत्तियां हैं, इंटेंजिबल या फिक्टिशियस, उनको राइट ऑफ करने में काम में ले सकती है। अदरवाइज कैपिटल लेजर में ट्रांसफ़र करेगी और बाद के लाभों को कंपनी डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है या जनरल लेजर में ट्रांसफ़र करेगी। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 7th क्वेश्चन के नीचे मैंने हिंट दिए हुए हैं इस पेज पे। इसका टाइम रेशो मैंने निकाल के दिया, इसका सेल रेशो निकाल के दिया हुआ है। तो टाइम रेशो और सेल रेशो मैंने निकाल के दिया है। तो इसके बेस पर आप क्वेश्चन नंबर 7th, जो कि मैंने यहाँ बता भी रखा है, 7th क्वेश्चन, 1 अप्रैल ये 7th क्वेश्चन में नीचे दे रखा है। 7th क्वेश्चन में 1 अप्रैल 15 में एक्स का व्यवसाय खरीदने के लिए यूनिक प्राइवेट लिमिटेड का 1 जुलाई 15 को समामेलन हुआ। बिजनेस कब से खरीदना है? 1 अप्रैल से। समामेलन कब हुआ? 1 जुलाई को। ये डेट ऑफ बर्थ है। तो अप्रैल, मई और जून 3 महीने तो प्री के हो गए, इसका मतलब बाकी के 9 महीने पोस्ट के हो गए। तो मैंने देखो आपके सामने जो टाइम रेशो है वो प्रायर और पोस्ट का 3 मंथ इज टू 9 मंथ ये निकाला हुआ है इस क्वेश्चन में 7th में। टाइम रेशो प्रायर और पोस्ट का 3 मंथ इज टू 9 मंथ। फिर आप देखें इसमें आगे ये कहता है कंपनी की पूर्ण प्रदत्त पूंजी 100 रुपये वाले 20 लाख रुपए की इक्विटी अंशों में थी। कंपनी द्वारा 1000 रुपये वाले 6% 500 ऋण पत्र भी निर्गमित किए गए थे, जिसका पूरा भुगतान प्राप्त हो गया था।
31 मार्च को समाप्त हुए वर्ष के खाते निम्न विवरण देते थे। वर्ष की बिक्री 32,10,400, इसमें से 1 अप्रैल से 30 जून तक की बिक्री दे रखी है 8,02,600, तो बाकी की पोस्ट की हो गई। तो प्री की बिक्री हमें दे रखी है 8,02,600, बाकी पोस्ट की। तो प्री और पोस्ट का सेल रेशो भी निकाल सकते हो, 1:3 आएगा ये भी। फिर ये कहता है वर्ष का सकल लाभ 4,12,800 रुपये, तो ग्रोस प्रॉफिट को सेल रेशो में बांटना है। फिर प्रबंध संचालक का वेतन और संचालकों का शुल्क 53,000, ये पोस्ट में आएगा। प्रारंभिक व्यय ये भी पोस्ट में आएंगे। डूबत ऋण कितने हैं, जिसमें 1 जुलाई से पहले कितने और बाद कितने, ये एक्चुअल आएंगे, बांट के दे रखा है। ऋण पत्रों पर ब्याज ये सारा पोस्ट में आएगा। प्लांट मशीनरी पर मूल्य ह्रास, इसको टाइम रेशो में बांट देना। विज्ञापन खर्च, इसको सेल रेशो में बांट देना। तो अभी मैंने एक क्वेश्चन करवाया था 8th, बिल्कुल वैसे ही एक स्टेटमेंट बना लेना। लिखा भी हुआ है कि समामेलन से पूर्व और बाद के लाभों को दर्शाते हुए एक विवरण पत्र बनाना है। समामेलन से पूर्व के लाभों को कंपनी किस प्रकार से लिखा करेगी, ये बताना है। तो ये बता ही दिया आपको। पहले के लाभ जो हैं वो पूंजीगत लाभ हैं। पूंजीगत खर्चों, पूंजीगत हानियों को राइट ऑफ करने या फिक्टिशियस या इंटेंजिबल असेट्स को राइट ऑफ करने के काम में ले सकती है, या इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकती है। तो हिंट मैंने दे दिया है, इसको आप ट्राई कीजिएगा। तो क्वेश्चन 8 को रिपीट कर लेना, 7th ट्राई कर लेना। थैंक यू वेरी मच।